नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ्स समीसर विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों। और इसका चैप्टर नंबर 4 समीसर अवकलन। और समीसर अवकलन के अंदर हम सर्वप्रथम अवकलनीयता पे चर्चा करेंगे। अगर आपको साथियों अवकलनीयता का फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो इस चैप्टर के अंदर हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है कि अवकलनीयता को परिभाषित कीजिए। और अवकलनीयता से पूर्व देखिए स्टूडेंट, समीसर फलन, सीमा और सततता, इन तीनों टॉपिकों का नॉलेज हमें होना चाहिए। अगर आपने इससे पहले वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखें साथियों, ताकि ये जो वीडियो है वो आपके लिए आसान बन सके। तो यहाँ पर कुछ साथियों की प्रॉब्लम ये रहती है कि सर हमें जो गणितीय फॉर्मूले हैं वो तो बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन इसका जो थ्योरी पार्ट है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो परिभाषाएं होती हैं वो हमें याद नहीं होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे कहने से ये नहीं हो सकता कि एग्ज़ाम के अंदर परिभाषाएं हैं वो नहीं पूछी जाएगी। परिभाषाओं का भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और आपने एक ऐसी कहावत भी सुनी होंगी साथियों कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपको मजबूरन इन परिभाषाओं को याद करना होगा। और आपको हो सकता है कि कुछ यूट्यूबर्स या कुछ अध्यापक है वो गणितीय फॉर्मूले बताकर आपको टाइमली है वो खुश कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणामी या अंत रिजल्ट है वो दुखदायी रहने वाला है। क्योंकि हमें गणितीय परिभाषाओं के साथ साथ जो परिभाषाएं हिंदी के अंदर दी हुई होती हैं वो याद करनी होंगी साथियों। एक बार आपको यहाँ पर गुस्सा आएगा ऐसा बोलने से, लेकिन साथियों सत्य हमेशा कड़वा लगता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अवकलनीयता को स्टार्ट करते हैं। तो डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड 0 प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड 0 बटा डेल जेड। तो यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन रहने वाली है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, समीसर तल के किसी प्रांत डी में परिभाषित एक मानी फलन एफ जेड डी के किसी बिंदु जेड 0 पर अवकलनीय कहलाता है यदि उपरोक्त सूत्र यदि अद्वितीय रूप में विद्यमान है, अर्थात उपयुक्त सीमा डेल जेड के शून्य को अग्रसर होने के वक्र पथ पर निर्भर नहीं हो। हम साधारण भाषा के अंदर हम कहना चाहें तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि यह अद्वितीय सीमा एफ जेड की जेड 0 पर अवकलज कहलाती है तो इसे हम एफ डैश जेड 0 से व्यक्त करते हैं। और एफ डैश जेड 0 का जो फॉर्मूला रहेगा वो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड 0 प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड 0 बटा डेल जेड। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कुछ शब्दावलियों का हमें नॉलेज होना आवश्यक है। अब परिभाषित एक मानी फलन का अर्थ ये हुआ साथियों कि हम जानते हैं कि W बराबर एफ जेड होता है। एक मानी और बहुमानी का अध्ययन हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर कर लिया है साथियों। अगर आपने इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए साथियों। अब यहाँ पर एक मानी का अर्थ ये हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमें कोई एक मान अगर उठाता हूँ और W का मुझे एक ही मान अगर प्राप्त होता है तो उसे हम एक मानी कहेंगे। अगर मैं Z का कोई एक मान उठाता हूं लेकिन W के मान है वो एक से अधिक अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो उसको हम बहुमानी कहते हैं। और जहां से हम जो फंक्शन के अंदर Z का जो मान उठा रहे हैं वो प्रांत D में से होना चाहिए। क्या प्रांत डी में से होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि एक मानी और समीसर तल आपको समझ में आ चुके हैं। अब यहाँ पे जेड से जेड 0 बार बार में आएगा साथियों कि जेड से जेड 0 टेंड्स टू, इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि ये तो आपका जेड है और ये जेड 0 है, मतलब मूल बिंदु। और यहाँ पर आपको जेड से जेड 0 की ओर अग्रसर होना है तो इसके लिए आपके पास अनेक कर्व या पथ हो सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट पर भी हमने पूर्व में चर्चा किए। तो यहाँ पर आप एक तो इस तरीके से आ सकते हो, एक आप इस तरीके से आ सकते हो। और यहाँ पर एक रास्ता ये भी हो सकता है कि हम जेड से जेड 0 पे एक सरल रेखा के माध्यम से आ सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे इस तरीके से भी हम आ सकते हैं। अनेक हमारे पास जो कर्व है वो बन सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि अवकलनीयता का जो फॉर्मूला है वो आपको याद हो चुका है। उसके बाद में यदि डेल जेड के शून्य को अग्रसर होने के भिन्न भिन्न वक्र पथों के संगत उपयुक्त सीमा के भिन्न भिन्न मान अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो एफ डैश जेड का विद्यमान
एफ डैश जेड है वो विद्यमान नहीं है साथियों, और ऐसा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर इसका अद्वितीय और परिमित मान अगर हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर पहुंचने के लिए, तो फिर हम कहेंगे कि एफ डैश जेड अर्थात अवकलज का अस्तित्व है, अन्यथा यहाँ पर जो भी z0 बिंदु पे जो हमें फंक्शन दिया गया है वो अवकलनीय नहीं होता है साथियों। यहाँ पर हमें अनेक पथों से गुजार कर चेक करना होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डेल z टेंड्स टू 0 अगर सर होने के लिए वक्र पथ पर आए, या तो x एक्स पे x के अनुदिश हम लेंगे या फिर y एक्स के अनुदिश से लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं पहला केस अगर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो डेल z का मान है वो डेल x के बराबर होगा। अगर हम x के अनुदिश यहाँ पर किसी भी कर्व को ले रहे हैं तो यहाँ पे डेल z का मान डेल x के बराबर होगा, और यहाँ पे y का मान 0 होने वाला है साथियों। अगर यहाँ पर हम y का अगर जिक्र करें तो डेल z का मान है वो डेल y के इक्वल होगा, यहाँ पे डेल x का मान 0 रहने वाला है। तो आप कह सकते हो कि डेल z अर्थात पूर्णतया वास्तविक होगा या पूर्णतया क्या होगा, काल्पनिक होगा। और यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स, अगर मूल बिंदु पे यहाँ पे अगर मान निकालते हो तो एफ डैश 0 बराबर लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 बटा जेड। अब उसके बाद में हम थ्योरम 4.1 पे चर्चा करते हैं। यदि एक फलन एफ जेड जेड बराबर z0 पर अवकलनीय है तो वह सतत होगा, किंतु विलोम सत्य नहीं है। अब हम ये भी जानते हैं साथियों कि प्रत्येक अवकलनीय फलन है वो सतत तो होता है, लेकिन प्रत्येक सतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस थ्योरम को सिद्ध करना है, और हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, माना कि कोई फंक्शन है वो z बराबर z0 पर अवकलनीय है, एफ डैश जेड से प्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 0 बिंदु यहाँ पर दिया है तो एफ डैश z0 बिंदु ले लेते हैं और लिमिट z टेंड्स टू z0, और ये अवकलनीयता का फॉर्मूला होता है एफ जेड माइनस एफ z0 बट्टा z माइनस z0, परिमित रूप से या अद्वितीय रूप से विद्यमान है। तो यहाँ पर अब हम देखिए स्टूडेंट्स, ये भी जानते हैं एफ जेड माइनस एफ z0 ये सतत की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं इस टर्म को अगर z माइनस z0 से ऊपर नीचे अगर गुणा करवा देता हूं साथियों, तो यहाँ पर गुणा करवाने पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये रिजल्ट भी होना चाहिए कि z का मान z0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर दोनों तरफ लिमिट ले लेते हैं, और लिमिट की प्रॉपर्टी ये भी होती है साथियों कि यहाँ पर अलग अलग पे यहाँ पर सभी पे हम लिमिट ऑपरेट कर सकते हैं। ये लिमिट की एक प्रॉपर्टी होती है साथियों। अब यहाँ पर हम सभी जगह लिमिट अप्लाई करके चेक करते हैं। तो अप्लाई जब हम करेंगे तो ये मान है वो साथियों हमारे पास है 0 बन जाएगा। क्या है, ये मान 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर इस मान को अगर मैं 0 से गुणा करवाता हूं तो ये परिणामी रिजल्ट सभी है वो 0 प्राप्त हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट z टेंड्स टू z0 एफ जेड माइनस एफ z0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, z का कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ पर तो कोई लिमिट लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड पे हम लिमिट अप्लाई रखेंगे, जबकि यहाँ पर लिमिट है वो हटा देंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई z की टर्म ही नहीं है तो लिमिट का फिर क्या फायदा है। तो हम कह सकते हैं कि एफ जेड का मान है वो एफ z0 के इक्वल आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि z बराबर z0 पर क्या है, फलन सतत है। और इसका हम विलोम के लिए एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रमेय का विलोम सत्य नहीं है, अर्थात एक फलन की अवकलनीयता हेतु सततता आवश्यक है, किंतु परिमित अवकलज हेतु पर्याप्त नहीं है। और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। माना कि हमारे पास कोई फलन है वो एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर सर्वत्र सतत है, किंतु मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी फलन अगर सर्वत्र सतत दिया गया है, हमें उसका अवकलनीय होना कोई आवश्यक नहीं है साथियों, लेकिन प्रत्येक अवकलनीय फलन है वो सतत होता है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल को आगे हम हल भी करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो थ्योरम 4.1 है वो आपको समझ में आ चुकी है। अब उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, प्रदर्शित कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड की पावर n प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, और जहां पर स्मॉल n है वो एक प्राकृत संख्या में से मान होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बटा डेल जेड, ये अवकलनीयता का फॉर्मूला होता है साथियों। और हमें तो यहाँ पर फंक्शन है वो जेड की पावर n दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम मान पुट करते हैं तो जेड प्लस डेल जेड और इसकी पावर n माइनस जेड की पावर
एन और मेन बट्टे के अंदर डेल जेड आ जाता है। फिर हम एक द्विपद पर में से प्रसार भी जानते हैं, एक्स प्लस ए और इसका पावर n अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर x की पावर n और प्लस nc1 x की पावर n-1 a की पावर 1 nc2 x की पावर n-2 और a स्क्वायर, ये प्रसार होता है। ये प्रसार यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं z की पावर n प्लस nc1 z की पावर n-1 डेल z और प्लस nc2 और z की पावर n-2 डेल z और स्क्वायर, और आगे के जो पद है उसको हम नगण्य मान लेते हैं, और माइनस z की पावर n, ये यहाँ पर चल रहा है बट्टे के अंदर डेल z की पावर n और z की पावर n, ये दोनों टर्म कैंसिल हो चुकी है। कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इन सभी टर्मों के अंदर डेल z का क्या है, भाग, तो यहाँ पर हम डेल z का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे nc1 z की पावर n-1 ये इतना टर्म शेष रहेगा। यहां पर अगर हम भाग लगाते हैं तो एक डेल जेड है वो तो कट जाएगा और एक शेष रह जाएगा। अब उसके बाद में जब हम लिमिट अप्लाई करके देखते हैं तो डेल जेड टेंड्स टू 0, मतलब ये पूरा टर्म है वो 0 हो चुका है, तो ये मान शेष रहा, और nc1 का मान है वो n होता है साथियों, और f डैश z बराबर n z की पावर n-1। तो यहाँ पर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है, अर्थात हम कह सकते हैं कि z की पावर n का जब हम अवकलज करते हैं तो भी n z की पावर n-1 आता है। तो यहाँ पर जो दिया गया फंक्शन है वो अवकलनीय है साथियों। अब यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल देखिए जो कि 14, 18 और 20 के अंदर पूछा गया एग्जाम्पल है। सिद्ध कीजिए कि एफ जेड बराबर जेड का बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। और आगे जाकर ये जो क्वेश्चन है वो एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बनने वाला है साथियों, विश्लेषिक फलन के लिए बनेगा, और विश्लेषिक के लिए अवकलनीय होना आवश्यक होता है साथियों। आगे हम विश्लेषिक फलन पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं पहले ही आपको अवगत यहाँ पे करवा देता हूँ, जब भी आपको विश्लेषिक फलन चेक करना है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, फंक्शन अगर हमें z का बार अगर मिल जाए और विश्लेषिक फलन अगर हमें पूछा जाता है तो अवकलनीय नहीं है तो वो विश्लेषिक भी नहीं हो सकता। तो आपको मैंने पूर्व के अंदर हिंट दे दी है, विश्लेषिक फलन के अंदर हम चर्चा करेंगे इसी एग्जाम्पल के अंदर, और ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनने वाला है आगे चलकर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम किस प्रकार से हल करते हैं, एफ डैश जेड, और ये फॉर्मूला होता है अवकलनीयता का। अब यहाँ पर हमें फंक्शन है वो z का बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो z प्लस डेल z का बार माइनस z का बार और बट्टे के अंदर डेल z। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम z बराबर जानते हैं x प्लस आयोटा y होता है, z का बार हम जानते हैं x माइनस आयोटा वाई होता है, डेल जेड होता है वो डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई के बराबर होता है, और डेल जेड का बार है वो यहाँ पे इस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूरे के ऊपर मैंने यहाँ पर बार लिख दी है। बार लिखने के बाद में इस बार को मैं यहाँ पर हटा के यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई और डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई पे अलग अलग भी कर सकता हूँ। ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर बार की एक प्रॉपर्टी होती है, उससे मैंने अलग अलग कर लिया है। अलग अलग करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स, x प्लस आयोटा वाई का बार मतलब यहाँ पे कॉन्जुगेट लिख देंगे, x माइनस आयोटा वाई आ जाएगा, बार को हटा दिया मैंने, यहाँ पर बार को हटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और यहाँ पर भी बार को मैंने हटा दिए। हटाने के बाद में यहाँ पर इसको आगे मैं सरलीकरण कर लेता हूँ साथियों। सरलीकरण करने पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मान कट रहे हैं उनको मैंने काट दिए। काटने के बाद में डेल एक्स माइनस आयोटा डेल वाई बटा डेल जेड ये मान शेष रहता है। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट अप्लाई करनी होंगी, तो लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 का अर्थ ये हुआ डेल एक्स टेंड्स टू 0 या डेल वाई टेंड्स टू 0। तो हमारे पास ये रिजल्ट है वो निकल कर आ चुका है। अब हमारे पास दो पथ हो सकते हैं यहाँ पर केस फर्स्ट, जब डेल जेड एक्स एक्स के अनुदिश शून्य को अग्रसर होता है, डेल एक्स टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स केवल और केवल यहाँ पर डेल एक्स टेंड्स टू 0 ले रहे हैं, तो वाई डेल वाई का मान है वो 0 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेल एक्स और बट्टा डेल और एक्स, और यहाँ पर डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास एक मान है वो प्राप्त हो जाता है। जब ठीक इसी प्रकार वाई अक्ष के अनुदिश शून्य को अगर हम अग्रसर करवाते हैं तो लिमिट भी यहाँ पर हम डेल वाई टेंड्स टू क्या है 0 ले लेंगे साथियों, और यहाँ पर हमारे पास डेल एक्स का मान है वो 0 हो चुका है, तो यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर डेल एक्स की जगह अगर 0 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे माइनस आयोटा डेल वाई और बट्टा आयोटा डेल वाई, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स -1 है वो हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि अद्वितीय मान नहीं है समीकरण फर्स्ट और सेकंड से।
उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3 पे देखिए स्टूडेंट्स, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर जेड और मापांक स्क्वायर सर्वत्र सतत है किंतु मूल बिंदु के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, सतत जेड का मापांक और इसका एक सूत्र होता है अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम ये भी जानते हैं कि जेड का मान एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, जेड बार का मान है वो एक्स माइनस आयोटा वाई होता है, और जेड का मापांक और उसका स्क्वायर इसका एक मान ये भी होता है जेड इंटू जेड बार। ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो कि सर्वत्र सतत फलन है और एफ जेड है वो जेड और इसका मॉडुलर स्क्वायर भी सर्वत्र सतत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो z के अंदर मान दिए हुए हैं वो x और y के अंदर एक बहुपद के अंदर है, और बहुपद के अंदर होने की वजह से यहाँ पर सभी जगह क्या होगा, दिया गया फलन सतत होगा। उसके बाद में हम अवकलनीयता पे चर्चा करते हैं, और अवकलनीयता का ये फॉर्मूला होता है, आप जानते हो। अब उसके बाद में हमें तो यहाँ पे z का मॉडुलस और उसका स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे z प्लस डेल z और उसका स्क्वायर माइनस z और उसका मापांक स्क्वायर और बटा डेल z। अब देखिए स्टूडेंट्स, z और इसका मॉडुलर स्क्वायर को हम z इंटू जेड बार इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में इन दोनों पदों को हम गुणा कर लेते हैं आगे, तो गुणा करने पे ये रिजल्ट मेरे पास प्राप्त हो जाता है, और माइनस के अंदर z इंटू जेड बार पहले से चल रहा है। जो टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रही है उनको मैंने कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने के बाद में डेल z का मैंने सभी पदों के अंदर भाग लगा दिए। भाग लगाने पे और लिमिट यहाँ पर ऑपरेट्स एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 जेड बार प्लस z इंटू डेल z बार और बटा डेल z, ये इक्वेशन मेरे पास फर्स्ट प्राप्त हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेल z बार अगर 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, और ये कब होगा, जब डेल z है वो 0 की ओर अग्रसर हो रहा है। अब आगे हमें दो स्थितियों पर विचार करना होगा। जब यहाँ पर डेल z एक्स एक्स के अनुदिश अगर शून्य को अग्रसर हो तो डेल z का मान डेल x के इक्वल होगा, क्योंकि डेल y यहाँ पे 0 हो चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन बनता है साथियों, z बार प्लस z और डेल z बार बटा डेल z, यहाँ पर मैं पूरा फंक्शन नहीं लेकर यहाँ पर केवल और केवल मैं डेल z वाली टर्म ले रहा हूँ, और डेल z का मान है वो साथियों आप जानते हो कि डेल x प्लस आयोटा डेल y के इक्वल होता है, और डेल z का जो बार है वो डेल x माइनस आयोटा डेल y के इक्वल होता है। तो यहाँ पर x x के अनुदिश हम ले रहे हैं, तो डेल y यहाँ पे 0 है। इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पर मेरे पास डेल x बटा डेल x, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 मान है वो निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पर समीकरण फर्स्ट के अंदर में सभी मान है वो पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एफ डैश जेड बराबर जेड बार प्लस जेड, और यहाँ पे इसका जो रिजल्ट है इतने का वो 1 आ चुका है, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जेड बार प्लस जेड ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है एक्स एक्स के अनुदिश शून्य को अग्रसर होने पे। तो इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं हम। उसके बाद में केस सेकंड देखिए स्टूडेंट, जब डेल जेड वाई एक्स के अनुदिश शून्य को अग्रसर हो तो डेल जेड बराबर आयोटा डेल वाई, और यहाँ पे डेल एक्स का मान है वो 0 हो चुका है साथियों। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल जेड बार बट्टा डेल जेड, और यहाँ पर जब हम यहाँ पर सरलीकरण करते हैं तो आयोटा डेल वाई बट्टा आयोटा डेल वाई और माइनस चिन्ह आगे है, तो यहाँ पे -1 रिजल्ट निकल कर आता है। फिर हम वापस समीकरण फर्स्ट के अंदर ये मान इतने का जो पुट कर देंगे, पुट करने पे एफ डैश जेड बराबर जेड बार और प्लस जेड इंटू -1 ये रिजल्ट प्राप्त होता है। इसको सरलीकरण करने पे जेड बार माइनस जेड हमें प्राप्त होता है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड से स्पष्ट होता है कि जेड नॉट इक्वल टू 0 के लिए एफ डैश जेड अद्वितीय नहीं है, परंतु जेड बराबर 0 के लिए दोनों स्थितियों में एफ डैश 0 और इसका मान 0 जो कि अद्वितीय है, हम कह सकते हैं कि एफ जेड और जेड बराबर 0 के अतिरिक्त कहीं पर भी अवकलनीय नहीं है साथियों। अगले वीडियो के अंदर हम विश्लेषिक फलन पे चर्चा करेंगे साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।